हेलो एंड वेलकम टू ऑलसम एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे BEGC 134 के सॉफ्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे हम। ये BEGC 34 का क्वेश्चन पेपर हम लोग उसमें से मैंने क्वेश्चन पिक करे हैं सारे। ठीक है, आपको दिखा देती हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो प्रॉबेबली चांसेस होते हैं कि ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपके लिए सॉल्व क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा है। मेक श्योर आप इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो। वो तो नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज कर करके आराम से देख लेना और इसको नोट डाउन कर लेना। आप इसको बार बार सुनोगे ना अगर इस वीडियो को, तो आपको ऑटोमेटिकली वो दिमाग में बैठ ही जाएगा। तो री वॉच दिस अगेन एंड अगेन, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में लास्ट के 5-3 ईयर्स के देखे, तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने इसमें पिक करे हैं 4-5, ये सब बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो आप ये सबका प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो हम सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पाएंगे, नो मोर एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरेशन खींचेंगे हम इसकी। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज ये पूरी एकदम एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ मैं, और कुछ फालतू की बात नहीं हो रही है। एंड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इसका आपको मैंने इसके यूनिट वाइज चैप्टर वाइज सब पढ़ा रखा है, तो आप मेक श्योर चैनल पर जाके वो वीडियो भी देख लो। प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी, और भी अदर सब्जेक्ट्स की बहुत फ्री क्लासेस हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, एनी अदर सॉफ्ट क्वेश्चन पेपर कुछ भी चाहिए, एनीथिंग यू जस्ट कमेंट मी डाउन, विल रीच टू यू इन विद इन 24 आवर्स। सो लेट्स स्टार्टेड। हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसका सेक्शन है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, नहीं 2 सेक्शन होते हैं। आई मीन देख, इस क्वेश्चन पेपर में होते हैं, देर आर 3 सेक्शंस, ऑल 3 आर कंपल्सरी। ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव इज रीडिंग द नॉवल। ठीक है, हम सबसे पहले इसको पढ़ लेंगे। तो ध्यान से सुनना, और आपको लिखा हुआ भी दिखा रही हूँ मैं स्क्रीन पे, सो दैट आपको क्लियर आउट हो जाए क्या हो रहा है, क्या बोल रही हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन सेक्शन ये है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर विच इज़ अराउंड 70-100 वर्ड्स ईच लिखना है, क्योंकि 4 and 5 मार्क्स के वो चारों। ठीक है, एनी ऑफ 4 में लिखना, तो ईच 5 मार्क्स का, यानी 20 मार्क्स का हो जाएगा ये। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ लोगे तो 20 मार्क्स डन है। तो हम पढ़ेंगे, पहला है प्लेस इन अ नॉवल, विच इज प्लेस इन अ नॉवल इज नॉट मोर बैकग्राउंड बट अ डायनामिक एलिमेंट। मैं आपको इसका आंसर पढ़ के सुना रही हूँ, सो दैट आपको क्लियर आउट हो जाए। ठीक है, तो नाउ ऑनवर्ड्स आई ओनली सेट द आंसर। तो place in a novel is not more background but a dynamic element that shapes character and plot। प्लेस एलिमेंट क्या होता है? कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं, वो एक डायनामिक एलिमेंट है जो कि एक कैरेक्टर को शेप करता है और प्लॉट को। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मैं इसको समझाऊं भी या सीधा सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही बता दूं, सो दैट आप लर्न कर पाओ। तो मुझे पता नहीं है आप लोगों को क्या मतलब, आई के समझाऊंगी मैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट मैंने समझाया तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं आई एम लिटिल कंफ्यूज। तो मुझे कमेंट करके बताओ इफ़ यू वांट कि मैं आपको समझाऊं या सिर्फ आपको पढ़ के सुना दूं, क्या आपको बस वो समझ आ जाए क्या लिखा है। ठीक है, तो फिर मैं आपको सुना देती हूँ आंसर क्या है। इसका आंसर क्या होगा, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो प्लेस इन नॉवल पे हमें कमेंट करना है, लाइक एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, जो कि हम 92 वर्ड्स में लिखेंगे, अराउंड 90-90 वर्ड्स में, जो कि 7-100 चाहिए हमें, 70-100। तो प्लेस इन अ नॉवल is not a mere background but a dynamic element that shapes character and plot. It includes physical setting जैसे कि time, location and social class culture according to हमारे जो उसमें according to our block 1 or unit 3, place influences mood, foreshadows events and reflect inner conflicts. In the awakening, the grand is and New Orleans contrast freedom versus societal constraint, mirroring Andes rebellion. In Praja, the tribal forest symbolizes both substance and exploitation. Thus, place functions as a character, symbol, and catalyst for narrative development. Okay, this is what a place in novel called. हमारा नेक्स्ट है नॉवल एज अ जेनर।
क्या है? द नॉवल इमर्ज्ड इन 18th सेंचुरी एज अ प्रोज नैरेटिव ऑफ कंसिडरेबल लेंथ। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वो सब्जेक्ट वाली जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो जाके देखो वीडियो, उसमें मैंने आपको इसको इलेबोरेट करा, अच्छे से पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया क्या मीनिंग है। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं फटाफट से, ठीक है? आपको पूरा डिटेल में मैंने अपनी वीडियोस में समझाया हुआ है, दूसरी वीडियो बनाई है मैंने पूरा चैप्टर यूनिट वाइज, वो जरूर देख लो इसके बाद। और मैं आपको और भी सॉल्व क्वेश्चन पेपर लाती रहूँगी। तो हम आते द नॉवल इमर्ज्ड इन 18th सेंचुरी एज अ prose narrative of considerable length, dealing with realistic characters in a social context. So it defines a new form from Italian novella, जो कि शॉर्ट फॉर्म्स होती है, आई टोल्ड यू, जैसे 50,000 वर्ड्स की जो उसमें लिखी जाती है कम में, डिस्टिंक्ट फ्रॉम रोमांस, एपिक और एलेगोरी। की फीचर्स क्या होते हैं इसके? इंडिविजुअल साइकोलॉजी होती है, social critic and flexible structure. These are the key features. It evolved from epistolary to psychological and post-colonial, unlike poetry or drama. It allows detailed character development and panoramic social portrayal, making it dominant modern literary form. That is what called a novel as a genre. ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टाइप्स ऑफ कैरेक्टर मैंने बहुत बार देखा आते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि कैरेक्टर्स आर क्लासिफाइड एज राउंड, कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्विंग एंड फ्लैट, मतलब स्टीरियोटिपिकल, स्टैटिक, पर ईएम फोस्टर, प्रोटोगोनिस्ट, ऐसा सब, ठीक है? इन द अवेकनिंग ड्राइव द प्लॉट, एंटागोनिस्ट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, फॉइल कैरेक्टर्स हाईलाइट कॉन्ट्रास्ट, स्ट्रॉक कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट सोशल टाइप्स, ठीक है? एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। फॉइल कैरेक्टर्स क्या करते हैं? हाईलाइट कॉन्ट्रास्ट। स्टॉक कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट सोशल टाइप। और डायनामिक कैरेक्टर्स चेंज वाइल, मतलब चेंज रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल स्टैटिक रिमेन अनचेंज। कैरेक्टराइजेशन यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स टू रिवील पर्सनैलिटी एंड थीम, ठीक है? तो क्या हो गया टाइप्स ऑफ करेक्टर? इसका आंसर ये है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना अपने दिमाग में, बिकॉज दैट अगर आप इसको लिखो, ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं क्योंकि टाइप्स ऑफ करेक्टर, और ये तो मैंने बहुत देखे हैं, टाइप ऑफ करेक्टर एंड प्लेस इन नॉवल, नॉवल एज अ जनरल, ये बहुत कॉमन है, तभी मैंने आपको ये सब बताए हैं। इनको मैं समझाया आपको और वीडियोज़ में, वो देख लेना अगर आपको उसको समझना है तो। अगर याद करना है तो बस ये सुन के याद कर लो। फोर्थ है हमारा द नॉवल इन 20th सेंचुरी। तो द 20th सेंचुरी नॉवल शिफ्टेड फ्रॉम विक्टोरियन रियलिज्म टू मॉडर्निज्म एंड पोस्ट colonialism. Stream of consciousness, fragmented narrative, and subjectivity replaced linear plots. सोशल इश्यूज जैसे कि जेंडर आइडेंटिटी डोमिनेटेड, ये सब चीज़ें उसमें मैटर थी। इन थिंग्स लाइक फॉल अपार्ट, अचेबे यूजेस oral tradition and Igbo proverbs to counter Eurocentric narrative, which anticipates modernism with symbolism and inner monologue. Post-colonial novels like Praja highlight subterranean voice. Thus, the century saw experimentation in form and resistance to imperialism. Okay, अब हम सेक्शन बी पे आ जाएंगे, विच इज आर आंसर एनी टू ऑफ देम इन 100 और 150 वर्ड्स ईच। तो हम लिखेंगे ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द ओडिया नॉवल बिफोर गोपीनाथ मोहंतनी, ठीक है? The Odia novel began in the late 19th century under colonial influence. फ़कीर मोहन सेनापति, जो कि 1866 से 1917 तक थे, द फादर ऑफ ओडिया नॉवल उनको कहते हैं, रोट शाना मना अथा गुंथा, अ रियलिस्ट सटायर ऑन लैंड रेवेन्यू एक्सप्लोइटेशन पे उन्होंने ये लिखा था। क्या लिखा था? चाना मना अथा गुंथा, यूजिंग कॉलोquial ओडिया एंड आयरनी। अर्ली नॉवल्स लिमिटेड बंगाली नॉवल्स, जैसे कि उनका था बंकिम चंद्रा ने लिखा था वो, उत्कल साहित्य जर्नल प्रमोटेड प्रोज, और राम शंकर राय जिन्होंने सौदामिनी लिखा था इंट्रोड्यूस रोमांटिसिज्म इन ऑल दोज थिंग्स। तो बाय दिस ऑल वी कैन से कि सोशलिज्म इमर्ज विथ कान्हू चरण मोंतनी, फोकसिंग ऑन कास्ट एंड widowhood. This laid foundation of Gopinath Montani Praja, which shifted to tribalism and anthropological depth, marking a mature phase. Now our eighth question is examine Praja as a translated novel. हमें इसको examine करना है, which is Praja, originally in Odia by Gopinath Montani, was translated into English by Bikram Das in 1987.
it about cultural specificity and linguistic rhythm, oral tribal idioms, folk songs, and oral cadence are retained through poetic prose. However, untranslatable concepts are unexplained in footnotes. The translation preserves anthropological authenticity, tribal ritual, bond language, while making it accessible. Yet, English syntax flattens Odia polysemy. Despite this, the translation succeeds in conveying exploitation and tribal ethos, earning the साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्हें मिला था क्योंकि उन्होंने क्या बताया था ओडिया जो वहाँ पे एक्सप्लोइटेशन होता है ट्राइबल्स के लेके और ऐसा उनके पे जो एक्सप्लॉइट किया जाता था उनको उसको उन्होंने नॉवल लिखी थी एग्जाम में द प्राचा नॉवल में वो हमने उसके यूनिट में भी समझा है आप देख लेना जाके सेक्शन सी में आ जाएंगे अब हम इट्स वेरी लॉन्ग एक्चुअली एनालाइजेस द अवेकनिंग फ्रॉम बायोग्राफिकल अप्रोच टू द टेक्स्ट ठीक है ये क्वेश्चन मैंने खुद पॉइंट आउट करके निकाले हैं इसके आंसर्स भी आई रोट डाउन बाय माई सेल्फ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ BEGC 134 जो की हमारी है जिसका एग्ज़ाम भी आने वाला है अभी द बायोग्राफिकल अप्रोच जो हम पढ़ रहे थे अभी क्या है उसको हमें बताना है कि हमें एनालाइज करना है द अवेकनिंग फ्रॉम अ बायोग्राफिकल अप्रोच से उसको एनालाइज करना है विच इज़ ऐसा होगा इसका आंसर ये होगा द बायोग्राफिकल अप्रोच लिंक द टेक्स्ट टू द ऑथर्स लाइफ ठीक है केट चॉपिन्स द अवेकनिंग मिरर्स हर कैरियल अपब्रिंगिंग मैरिज एंड विडोहुड ये बताता है क्या बताता है अवेकनिंग उनकी मैरिज अपब्रिंगिंग उनका विडोहुड जो था कैसा था और दिस इज़ व्हाट इट ऑल शोज अबाउट वो पूरा ये पूरा चैप्टर ही एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम इसको ना एक अच्छे वे में और इलेबोरेट होकर पढ़ेंगे अभी हम इसको पढ़ लेते हैं कि हाउ एवर द अप्रोच हैज़ लिमिट एडना रेडिकल सोसाइटी एक्सीज चॉप एंड एक्सक्लूसिव बट अलाइव एंड येट बोथ रेबल्ड अगेंस्ट पैट्रियार्की क्या उन बहुत वो दोनों पैट्रियार्की के अगेंस्ट रेबल मतलब लड़े थे वो उसके खिलाफ Chopin's six children contrasts Edna mother's woman rejection, showing artistic prioritization and the novel symbolism. सी फ्रीडम उसमें एक आपने एक पोइट्री भी आती है उसके अंदर उसमें सी को एज अ फ्रीडम रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है दिस ऑल अबाउट दैट और अब हमारा 13 क्वेश्चन है कमेंट ऑन द सिंप्लिसिटी ऑफ स्टाइल इन थिंग्स फॉल अपार्ट में जो सिंप्लिसिटी उसका जो स्टाइल है उस पर आप कमेंट करो तो चीनो आचेबे की लिखी हुई है थिंग्स फॉल अपार्ट employs simple undrawn prose to reflect Igbo oral tradition and cultural authenticity वो दिखाता है वो वहाँ का oral tradition और cultural authenticity दिखाता है the sentence structure is short and direct जैसे कि Okonovo was clearly cut out for great things this mirror provokes concise rhythmic memorable Achebe avoid complex subordination using parataxis he was tall and huge and his bushy eyebrows ये उसमें एक लाइन है उनकी जो उनकी पोइट उन्होंने लिखा उसमें तो इसमें रिपीटिशन हो रहा है ठीक है हमने पढ़ा होगा जैसे कि आपने इसमें रिपीटिशन लेक्सिकल सिंप्लिसिटी ये भी काफ़ी हम इसके अंदर है लाइक एक और आपका सब्जेक्ट है BGLA 137 उसके अंदर ये सब है आई सॉ दैट तो अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी उसके अंदर बहुत ऐसे फिगर ऑफ स्पीच मेटोनॉमी सिंडॉक आयरनी पैराडॉक्स और स्ट्रक्चर वर्ड्स लेक्सिकल वर्ड्स कोहेंशन ये सब उसके अंदर है तो इफ़ यू वांट तो मैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी उसके अंदर काफ़ी एसोनेंस एंड बहुत ग्रामर है वो भी पढ़ेंगे हम तो उससे क्या है ना आपको ये सब क्लियर आउट है और अगर आपने मन लगा के पढ़ लेना यू विल बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश तो एक तरह से ये एक तीर से दो निशान हो जाएंगे इंग्लिश भी आ जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के उसमें और दूसरा आपके एग्जाम क्लियर आउट कर सकते हो है ना हमारा 16 क्वेश्चन है वुड इट बी राइट टू से द थिंग्स फॉल अपार्ट इज सिंपल स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ वन इंडिविजुअल क्या ये कहना सही होगा कि थिंग्स फॉल अपार्ट एक सिंपल स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ अ इंडिविजुअल क्या ये कहना सही है कि थिंग्स फॉल अपार्ट क्या एक सिंपल सी स्टोरी है किसी के अप डाउन किसी का ऊपर उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए तो नो रिड्यूसिंग थिंग्स फॉल अपार्ट ओकोनावा राइज एंड फॉल ओवर सिंप्लीफाइड द सोशियो कल्चर्स को नहीं तो इसमें आंसर होगा कि नहीं वो इतना सिंपली अप एंड डाउन नहीं दिखाते हैं इट्स जस्ट शोइंग सोशियो कल्चर्स को ट्रेजिका माइक्रोज्म और इग्बो सोसाइटी कोलैप्स तो वो एक अपना पर्सनल एम्बिशन वो सब दिखाता है हार्ड वर्क इनफ्लेक्सिबिलिटी किलिंग है ना पीस वीक कलेक्टिव नैरेटिव उन्होंने उसमें यूज़ करे ट्रेडिशनल इक्वो मस्कुलिनिटी उसके अंदर शो होती है
तो आई होप ये बहुत लॉन्ग हो चुका है, हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी के लिए वी विल आई विल मेक अनदर वीडियो, उसमें मैं आपको और अच्छे से बता दूँगी। बाकी आपको और क्या डाउट है, कैसा वीडियो क्या करना है, सब बता देना। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जैसे ही वीडियो है आपको पता चल जाए, आप लोग आप नोटिफाई हो जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।